हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकोज वॉरियर। हम लोग पढ़ रहे हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ द मलेरिया को। पिछले दो वीडियो में हमने पढ़ा था पीबीएस के बारे में एंड द स्पेसिएशन ऑफ द मलेरियल पैरासाइट के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे एंटीजन डिटेक्शन बाय रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, एंटीबॉडी डिटेक्शन, कल्चर, फिर फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी एंड क्यूबीसी मतलब क्वांटिटेटिव बफी कोट एग्जामिनेशन के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंटीजन डिटेक्शन बाय रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में, फिर पढ़ेंगे फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, देन क्यूबीसी। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, इसमें हम लोग कावामोटो टेक्निक का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग करते क्या हैं, हम लोग एक्रिडीन ऑरेंज नाम का एक स्टेन लेते हैं। एक्रिडीन ऑरेंज नाम का स्टेन लेते हैं जो कि ब्लड स्मीयर बनाते समय हम लोग यूज करते हैं। कौन सा स्टेन है? एक्रिडीन ऑरेंज स्टेन। इसमें होता क्या है, जब हम लोग इस स्टेन का यूज करने के बाद फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं और अपने स्लाइड को देखते हैं, तो इस स्टेन की वजह से होता क्या है, जो न्यूक्लियर डीएनए होता है, इस एक्रिडीन ऑरेंज स्टेन की वजह से जो न्यूक्लियर डीएनए होता है वह ग्रीन कलर का दिखाई देता है। वह ग्रीन कलर का दिखाई देता है। तो इसका यूज क्या है, जनरली हमें पता है हमारे आरबीसी में कोई न्यूक्लियस होता नहीं है, तो न्यूक्लियर डीएनए का सवाल नहीं उठता है। तो अगर हमारे पास न्यूक्लियर डीएनए नहीं है तो डेफिनेटली एक्रिडीन ऑरेंज का यूज करने के बाद भी कुछ ग्रीन कलर का नहीं दिखाई देगा। लेकिन प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शन के केस में क्या होता है, आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम रहता है जिसके पास न्यूक्लियर डीएनए होता है, उस वजह से वहां पे ग्रीन कलर दिखाई देता है, जिससे हम पता कर सकते हैं अगर ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है मतलब डेफिनेटली आरबीसी के अंदर कुछ न कुछ है, मतलब वहां पे प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। तो हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का कुछ इस तरह से यूज करते हैं। इस टेक्निक का नाम है कावामोटो टेक्निक। इसी पर एक और डिपेंडेंट टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव बफी कोट एग्जामिनेशन, शॉर्ट फॉर्म में क्यूबीसी बोलते हैं, जो कि थोड़ा एडवांस टेक्निक है क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन कम होता है। इसमें हम लोग करते क्या है, एक हम लोग सिंपल सा ट्यूब लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इस ट्यूब के अंदर एक्रिडीन ऑरेंज कोटेड होता है। उसमें हम लोग 60 माइक्रोलीटर ब्लड लेते हैं, फिर क्या करते हैं, हम लोग उसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन के अंदर यूज करके। डेंसिटी के बिहाफ पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट, प्लेटलेट सब एक अलग अलग लेयर का फॉर्मेशन कर लेती हैं ऑन द बिहाफ ऑफ डेंसिटी। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर यूवी लाइट के हेल्प से उसका एग्जामिनेशन करते हैं, जो कि विद इन अ मिनट स्कैन हो जाता है हमारा ट्यूब। फिर बात करते हैं इंटरप्रिटेशन के बारे में। मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे एक्रिडीन स्टेन का यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, न्यूक्लियर डीएनए को स्टेन करता है, मतलब न्यूक्लियर डीएनए उसके वजह से ग्रीन कलर का दिखाई देता है। तो अगर ग्रीन कलर प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे, इसका मतलब न्यूक्लियर डीएनए था। न्यूक्लियर डीएनए कहाँ से आएगा, डेफिनेटली जब कुछ न कुछ आरबीसी के अंदर जाएगा, मतलब जब प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन होगा आरबीसी के अंदर। तो एक्रिडीन ऑरेंज न्यूक्लियर डीएनए फ्लोरेसेंस ब्रिलियंट ग्रीन कलर का दिखाई देता है। नॉर्मल आरबीसी डोंट टेक अप द स्टेन, मैंने आपको बताया क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस होता ही नहीं है, लेकिन अगर इन्फेक्टेड है तो वहाँ पे ग्रीन कलर का डॉट्स दिखाई देगा। तो ये हुआ हमारा क्यूबीसी एग्जामिनेशन। इसमें बस यही मेन इंपॉर्टेंट था कि एक्रिडीन ऑरेंज क्या करता है, न्यूक्लियर डीएनए को ग्रीन कलर का स्टेन करता है, मतलब फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में वह ग्रीन कलर का दिखाई देता है। हालांकि यहाँ पर हम लोग डिफरेंट टेक्निक का यूज कर रहे हैं। सो ये हुआ हमारा क्वांटिटेटिव बफी कोट एग्जामिनेशन। समझेंगे एंटीजन डिटेक्शन बाय रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ समझाने की जरूरत है कि ये टेस्ट बहुत फास्ट होता है, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसमें बस एक किट की जरूरत पड़ती है और इसको कोई भी कर सकता है। सो स्टार्ट करते हैं एंटीजन डिटेक्शन बाय द रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसमें होता क्या है, सबसे पहली बात आपको एंटीजन डिटेक्ट करना है। मलेरिया का टेस्ट है तो जो मलेरिया के पैरासाइट हैं उनके पास ही ये एंटीजन होगा। तो कौन कौन से एंटीजन होते हैं मलेरिया के पैरासाइट को, सबसे पहले वो समझते हैं। वो पहला एंटीजन होता है जो पैरासाइटिक लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस, PLDH जिसको बोलते हैं। यह जनरली सभी जितने भी पैरासाइट हैं, जितने भी प्रोटोजोआ हैं जो मलेरिया कॉज करते हैं, वो सिक्रीट करते हैं। तो इसमें लेकिन स्पेसिफिक होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द मलेरियल पैरासाइट, ये हो गया। लेकिन जो हमारे पास किट है वह अलग अलग टाइप का, दो टाइप का LDH को डायग्नोस कर पाता है। जिसमें से एक होता है सिंपल सा पैन LDH, जो सबके लिए मतलब हर एक प्रोटोजोआ
जो मलेरिया कॉज करता है वह सिक्रेट करता है, उसको बोलते हैं पैन एलडीएच। सभी मलेरिया पैरासाइट के पास पैन एलडीएच होता है। Currently available test kit can differentiate pan LDH common to all the species। फिर हम बात करते हैं, एक होता है PF-LDH, F फॉर फैल्सीपेरम। तो यह केवल प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के पास ये एंटीजन होता है, तो जिसमें अगर PF-LDH प्रेजेंट है मतलब वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ही होगा। ये हुआ हमारा पैरासाइट लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंटीजन के बारे में। दूसरा एंटीजन कौन सा है? पैरासाइट एल्डोलेस। यह सबके पास होता है, कॉमन एंटीजन है, प्रोड्यूस बाय ऑल प्लाज्मोडियम स्पीसीज। फिर बात करते हैं हिस्टिडीन रिच प्रोटीन 2। यह भी मेनली प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के पास ही होता है। इसका एक इंपॉर्टेंट और है हिस्टिडीन रिच प्रोटीन 2 या HRP2 का, कि इसको हम लोग यूज करते हैं प्रेगनेंसी के केस में मलेरिया को चेक करने के लिए। तो पहला हमारा था कौन सा? पैरासाइटिक लैक्टोडिहाइड्रोजिनेस, दूसरा पैरासाइट एल्डोलेस, तीसरा हिस्टिडीन रिच प्रोटीन 2। देखिए पूरा देखने के बाद आपको इतना समझ में आया कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के अलावा कोई भी ऐसा पैरासाइट नहीं है, प्रोटोजोआ नहीं है जिसके लिए स्पेसिफिक कोई एंटीजन हो। मतलब केवल हम लोग इस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है या कोई अदर है, और उसके अलावा कोई दो में हम लोग डायग्नोस नहीं कर सकते हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ये एक ड्रॉबैक भी है इस रैपिड टेस्ट का। फिर हम बात करते हैं प्रिंसिपल किस बिहाफ पे काम करता है। तो सिंपल सा प्रिंसिपल है, उसमें आपको करना क्या है, एक नाइट्रोसेल्यूलोज का मेम्ब्रेन लेना है। सिंपल सा क्यों ले रहे हैं मेम्ब्रेन? क्योंकि जो हमें डालेंगे एंटीजन वह डिफ्यूज करना चाहिए, बेसिक उतना फंडा है। नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन का हम लोग एक स्ट्रिप लेते हैं। फिर उसमें करते क्या, इसमें देखिए 3 लाइनें होती हैं, दो तो पैरासाइट डिटेक्शन लाइन होती है, एक कंट्रोल लाइन होती है। पैरासाइट डिटेक्शन लाइन का मतलब कि वहां पर एंटीबॉडी प्रेजेंट है, जो हमने एंटीजन अभी पढ़ा ना, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी इन लाइन में प्रेजेंट होती है। दो पैरासाइट डिटेक्शन लाइन होती है और एक कंट्रोल लाइन होता है। अभी कंट्रोल लाइन के बारे में समझेंगे। जो टेस्ट लाइन है, जो पैरासाइट लाइन है, उसमें टेस्ट लाइन 1 की बात करें तो 1 पे जो एंटीबॉडी है, जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम रिलीज कराता है एंटीजन, क्या क्या था? एक PF-LDH, एक HRP2। उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी टेस्ट लाइन 1 में प्रेजेंट होता है, और टेस्ट लाइन 2 में जो सभी प्रोटोजोआ, सभी प्लाज्मोडियम रिलीज करते हैं उनके लिए होता है। वो क्या क्या था? पैन एलडीएच और एल्डोलेस प्रेजेंट होता है। ये हुआ टेस्ट लाइन 1 और टेस्ट लाइन 2। हम लोग कंट्रोल लाइन की बात करें तो उसमें जो बफर था उसके अगेंस्ट होता है। अभी समझेंगे हम लोग बफर क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। पहले आप किट को समझिए। देखिए ये पूरा आपका स्ट्रिप हो गया। कौन सा स्ट्रिप है? नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन है। इस पे यहाँ पे 3 स्ट्रिप दिखाई दे रहे हैं। पहला है 2 पैरासाइट के लिए है, एक टेस्ट कंट्रोल के लिए है। जो T1 है इसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा जो एंटीजन होता है उसका एंटीबॉडी है, और जिसमें T2 में सभी कॉमन एंटीबॉडी हैं जो बाकी सभी प्लाज्मोडियम रिलीज करते हैं। अब हम लोग प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे यह टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। आपको सिंपली करना क्या है, ब्लड स्पेसिमेन लेना है, आपको ब्लड कलेक्ट करना है, उसको आपको सैंपल विंडो में डालना है। सैंपल विंडो क्या होता है? यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा सैंपल विंडो। तो वहां पे आपको ब्लड ड्रॉप को डालना है। उसके साथ आपको बफर सॉल्यूशन को भी ऐड करना है। उस बफर सॉल्यूशन में होता क्या है? पॉलीक्लोनल मलेरियल एंटीबॉडी होता है। वहां पे उसको दोनों को आपको मिक्स करना है। अब क्या होगा कि जो हमारा मेम्ब्रेन है, नाइट्रोसेल्यूलोज का मेम्ब्रेन है, उस पे वो हमारा जो सॉल्यूशन हमने पुट किया, ब्लड और बफर दोनों आगे मूव करेंगे हमारे जो T1 T2 है उनके तरफ। फिर क्या होगा, अगर देखिए इनके पास क्या है, ऑलरेडी हमारा ब्लड है, ब्लड में क्या होगा, जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम का एंटीजन ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। तो जब ये T1 या T2 की तरफ मूव करेगा जहाँ पे एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो वहां पे रिएक्शन होगा। रिएक्शन होगा तो बैंड बनेगी। तो उसमें क्या होता है, दोनों का रिएक्शन होता है और बैंड फॉर्म होता है। अगर हमारे ब्लड में प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का एंटीजन है तो क्या होगा, T1 से रिएक्ट करेगा, और अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और साथ कोई और भी एंटीजन है तो T2 से रिएक्ट करेगा। मतलब T2 पे सभी करेंगे, बस T2 पे रिएक्ट करने का मतलब कोई न कोई तो प्रेजेंट है ही, और T1 पे करने का मतलब कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ही प्रेजेंट है। तो ये हुआ हमारा प्रोसीजर किस तरह से होता है। तो move along the NCM to meet its corresponding antibody at the different test line। ये सिंपल सा प्रोसीजर हो गया। आप समझते हैं कैसे हम लोग पता करते हैं कि कौन सा प्रोटोजोआ है। मैंने बता भी दिया, बेसिक आइडिया दे भी दिया कि अगर सपोज दैट देखिए जो T1 था वहां पे क्या था, एंटी फैल्सीपेरम एंटीबॉडी था। तो वहां पे अगर बैंड बना इसका मतलब कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ही था। बैंड नहीं बना मतलब प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम नहीं था।
और अगर यही यहाँ पे T2 पे बन गया, इसका मतलब कोई ना कोई तो प्लाज्मोडियम है ही। अगर उसके साथ साथ T1 पे बन रहा है मतलब प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, या मिक्स हो सकता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के साथ और भी हो सकते हैं। लेकिन अगर T1 पे नहीं बना, इसका मतलब ये वाला केस है, मतलब यहाँ पे डेफिनेटली नॉन फैल्सीपेरम है। अब नॉन फैल्सीपेरम, लेकिन ये नहीं कह सकते कौन सा नॉन, मतलब मलेरिया है, ओवेल है, वाइवेक्स है, क्या है वो कुछ नहीं पता मुझे, बस इतना पता है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम नहीं है। तो यही इसका ड्रॉबैक है। ये हुआ, इस तरह से हम लोग करते हैं। अब बात करते हैं इसका सी का क्या मतलब होता है, मतलब यहाँ पे कंट्रोल का क्या मतलब होता है। कंट्रोल से आपको ये पता करना है कि हमारा टेस्ट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कंट्रोल में बैंड बन रहा है मतलब हमारा टेस्ट सही चल रहा है, प्रोसीजर सही है। अगर वहां पे बैंड नहीं बना मतलब प्रोसीजर गलत है, फिर से आप टेस्ट को रिपीट कीजिए। ये पूरा बेसिक हो गया। वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि सबसे पहले क्या होगा, दोनों में इमोबिलाइजेशन होगा, कलर बैंड फॉर्म होगा। देखिए कलर बैंड की इंटेंसिटी बताती है कि सीवियरिटी कितनी है। अगर केवल टेस्ट लाइन 1 पे है मतलब वहां पे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का एंटीबॉडी था, मतलब एंटीजन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का ही आ रहा है, मतलब इन्फेक्शन किसका है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का है। अगर टेस्ट लाइन 2 पे प्रेजेंट है केवल, मतलब प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम तो नहीं है, बाकी कोई भी हो सकता है। अगर 1 और 2 दोनों पे प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का ही हो या मिक्स इन्फेक्शन हो। ये हुआ, कुछ इस तरह से हम लोग करते हैं। बताया मैंने लास्ट में आपको, कंट्रोल लाइन पे अगर नहीं आ रहा है तो आप प्रोसीजर को रिपीट कीजिए। अब बात करते हैं एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज तो आपको पता है, सिंपल सा एडवांटेज है कि इसका देखिए सेंसिटिविटी होता है, लेकिन सेंसिटिव उतना भी अच्छा नहीं है। इसको आप दोनों में रख सकते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज में। एडवांटेज की बात करें कि अगर पैरासाइट पर माइक्रोलीटर 100 से ज्यादा है तब तो ये 90% सेंसिटिव होता है। लेकिन अगर 100 से कम है तो सेंसिटिविटी कम हो जाती है। फिर से बोलता हूँ, अगर पैरासाइट 100 से ज्यादा है तो ये 90% सेंसिटिव है, अगर पैरासाइट 100 से कम है तो उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। ये हुआ सेंसिटिविटी के बिहाफ पे। फिर बात करते हैं कि प्रोग्नोसिस। अब प्रोग्नोसिस कैसे करेंगे इससे, इसका यही रीजन है जो हमने पीएलडीएच देखा, वो पीएलडीएच केवल केवल वायबल पैरासाइट ही रिलीज कर सकते हैं। मतलब अगर जो जिंदा प्लाज्मोडियम है वही रिलीज कर सकता है। हमने आज चेक किया कि पीएलडीएच प्रेजेंट है, एंटीबॉडी का रिएक्शन किया, बैंड बना, ट्रीटमेंट शुरू किया, फिर चेक किया और फिर देखा कि वहां पे पीएलडीएच प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब हमारा पैरासाइट अब जिंदा नहीं है, मतलब हमारा ट्रीटमेंट सही चल रहा है, तो हम प्रोग्नोसिस भी इससे कर सकते हैं। फिर बात करते हैं प्रेगनेंसी की, मैंने आपको बता भी दिया है कि HRP2 को हम लोग रिलायबल मार्कर मानते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग सिवियरिटी, तो वह बताया आपको कि इंटेंसिटी बैंड की जितनी ज्यादा होगा उतना ही सीवियर केस होगा। ये हुआ एडवांटेज। डिसएडवांटेज की बात करें तो वही बेसिक मैंने बताया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के अलावा और किसी को यह डिस्टिंग्विश नहीं करता है, इसका सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज है। पहला ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि यह एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू पेरिफेरल स्मीयर को, क्योंकि वहां पे तो केवल आपको क्या चाहिए, स्लाइड ही तो चाहिए और माइक्रोस्कोप जरूरी है, माइक्रोस्कोप तो होना ही चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप को छोड़ के बात करिए एक्सपेंसिव है कि नहीं है। फिर हम बात करते हैं गैमेटोसाइट कैन नॉट बी डिटेक्टेड। कहीं दिखा आपको, नहीं दिखा, लेकिन पेरिफेरल स्मीयर में दिख रहा था गैमेटोसाइट कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में बनाना से गैमेटोसाइट है, वह आरबीसी से बड़ा भी हो गया। आप रिकॉल कर पा रहे होंगे ये सब, अगर नहीं कर पा रहे एक बार वीडियो को फिर से देखिए, रिवाइज कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बॉडी डिटेक्शन, देखिए सिंपल सी बात है, प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन हुआ, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी, उसी को हमें डिटेक्ट करना है। आप तो इतना समझ रहे होंगे कि एंटीबॉडी तभी बनेगा जब इन्फेक्शन से कुछ टाइम पास हो जाएंगे, क्योंकि एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है। तो ये आफ्टर द क्लिनिकल क्योर के बाद भी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है, ये टेस्ट तब भी पॉजिटिव आता है। मतलब एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट जो है वह जरूरी नहीं कि इन्फेक्शन हुआ तब पॉजिटिव है, इन्फेक्शन होने के बाद पॉजिटिव आता है। मतलब अगर ठीक भी हो या बंदा, एंटीबॉडी प्रेजेंट है तब भी पॉजिटिव आ सकता है। तो ये टेस्ट देखिए, सिरोलॉजी डज नॉट डिटेक्ट करंट इन्फेक्शन बट ओनली मेजर द पास्ट एक्सपोजर। मतलब ये बताएगा कभी इन्फेक्शन हुआ था तो उसका हमको क्या काम है, जब हमें ट्रीटमेंट करना है तो हमें पता होना चाहिए इन्फेक्शन हुआ है। इन्फेक्शन हुआ था तो इसका ज्यादा सिग्निफिकेंट यूज नहीं लगता है, इसीलिए हमारे गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है। इसको मलेरियल डायग्नोसिस के लिए अब यूज नहीं किया जाता है। तो एंटीबॉडी डिटेक्शन के बारे में ये हो गया। फिर बात करते हैं कल्चर का। कल्चर का भी वैसा ही कॉन्सेप्ट है। कल्चर में क्या है, देखिए कल्चर का हम लोग कभी यूज नहीं करते हैं डायग्नोसिस पर्पस के लिए। हालांकि कोई हमें एंटीजन बनाना है कोई रिसर्च पर्पस के लिए तो वहां कल्चर का यूज भले कर लें, वैसे डायग्नोसिस के लिए कल्चर का यूज नहीं किया जा सकता है। तो कल्चर टेक्निक आर मेनली यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मलेरियल एंटीजन, नॉट फॉर द डायग्नोसिस। सबसे जो मोस्ट कॉमन कल्चर होता है वो है RPMI 1640 मीडियम, जो कि सबसे मोस्टली यूज किया जाता है, जिसको
ट्रैगर एंड जेनसन मेथड द्वारा यूज किया जाता है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद कर सके तो कर लीजिए। आरपीएमआई 1640 मीडियम जो है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड कल्चर होता है फॉर द मलेरियल पैरासाइट। क्यों कर रहे हैं? एंटीजन के लिए कर रहे हैं। ये हुआ कल्चर के बारे में। फिर होता है मॉलिक्यूलर मेथड। मॉलिक्यूलर मेथड मतलब पीसीआर इसमें आएगा। तो पीसीआर क्या करता है? वो किसी स्पेसिफिक जीन को आइडेंटिफाई करता है, उस पर काम करता है। तो यहाँ पे होता है एक नेस्टेड मल्टीप्लेक्स पीसीआर। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पीसीआर होते हैं जो कि बनाए गए हैं किसके लिए? मलेरिया के लिए, जिससे कोई पता चल सके किस प्रोटोजोआ से मलेरिया का प्रॉब्लम हुआ है। तो अगर जो नेस्टेड मल्टीप्लेक्स पीसीआर है वह 18S आरडीएनए को डिटेक्ट करता है, जिससे वो क्या करता है, जितने भी हैं मतलब 5 के पांचों प्लाज्मोडियम को वह पहचान सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। इसलिए उसको बोलते हैं नेस्टेड मल्टीप्लेक्स पीसीआर। फिर हम बात करते हैं कि पीसीआर क्या क्या पता कर सकता है। ये पता कर सकता है कि जैसे जीन को पता कर रहा है ना, 18S आरडीएनए जीन है। फिर यह ये भी पता कर सकता है कि कोई ऐसा जीन तो नहीं है जो ड्रग से रेजिस्टेंस डेवलप कर चुका हो। तो यह काफी यूजफुल रहता है हमें ट्रीटमेंट के केस में। फिर पीसीआर, रियल टाइम पीसीआर से हम लोग क्वांटिटेटिव भी पता कर सकते हैं कितना मतलब पैरासाइट हुआ है, जो हमने पहले भी पढ़ा था। और एक पर्टिकुलर स्पीसीज कौन सी स्पीसीज कॉज कर रही है उसको भी पता कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, बस नाम याद रखना है, नेस्टेड मल्टीप्लेक्स पीसीआर, जो कि 18SR डीएनए को डिटेक्ट करता है। फिर बात करते हैं ऑटोमेटेड सिस्टम के बारे में। जो नई टेक्निक है जो कि फास्ट है और एक्यूरेट भी है, जिसमें हम लोग पैरासाइट एफ डिजिटल साइटोमेट्री का यूज करते हैं। ये हुआ ऑटोमेटेड सिस्टम के बारे में। फिर अदर नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। देखिए ये टेस्ट क्या है, ये मतलब इन्फेक्शन हुआ उसके वजह से कुछ न कुछ बॉडी में बढ़ या ज्यादा या कम हो रहा है, तो उसके बिहाफ पर यह टेस्ट है। ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है और ये बताता भी नहीं कि मलेरिया हुआ है, बस बताता है कुछ दिक्कत है। मतलब ये बस एक बता रहा है, जैसे मान लीजिए मलेरिया की वजह से नॉर्मोसाइटिक हेमोलाइटिक एनीमिया हो गया क्योंकि वहाँ पे आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है। ये सब चीजें हैं, बस आप गेस कर सकते हैं कि मलेरिया हो सकता है। मतलब ये थोड़ा सा आपको सिम्टम से लिंक करवाएगा कि मलेरिया का सिम्टम आ रहा है क्या, तो उस हिसाब से आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता है। मतलब कोई स्पेसिफिक टेस्ट आपको जब प्रिस्क्राइब करेंगे, सजेस्ट करेंगे पेशेंट को, तो आपको सोचना पड़ेगा ना क्या हो सकता है मलेरिया की नहीं हो सकता है, तो उस केस में ये हेल्प करते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है अगर कोई भी बीमारी है, फीवर है, तो आपको मलेरिया को थ्रू जाना ही चाहिए, मलेरिया को चेक करना ही चाहिए। तो ये पूरा हुआ लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ द मलेरिया, यहाँ पे खत्म हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इन सब फैक्टर को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए कि क्यों ये सब, जैसे नॉर्मोसाइटिक हेमोलाइटिक एनीमिया क्यों हो रहा है, ल्यूकोपीनिया क्यों हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों हो रहा है, अगर आपको चाहिए इन सब का भी सॉल्यूशन तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पूरा हो गया हमारा लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ द मलेरिया।